साथियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर एवं निदेशक शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वही शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न इकाइयों पर चर्चा करने हेतु पिछले कई वार्ताओं में हमने स्नातकोत्तर शिक्षा के इस महत्वपूर्ण परिचय शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न इकाइयों पर चर्चा की और आपकी प्रतिपुष्टि निरंतर मुझे प्राप्त होती रही है और उसी के अनुरूप मैं अपनी अगली वार्ताओं में उसमें परिवर्तन करने का भी प्रयास निरंतर करता रहता हूं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप इसे लाभान्वित होंगे। दोस्तों, हमने पिछली बार अभिवृद्धि, विकास और परिपक्वता, ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान का था, उसको हमने विस्तार से समझा। तीनों शब्दों के अर्थों को जाना, क्या अंतर रखते हैं उसको हमने समझा और फिर परिपक्वता की विशेषताओं को भी हमने जाना और परिपक्वता के प्रकार किस तरह से होते हैं उसको हमने समझने की कोशिश की और हमने ये भी जाना कि परिपक्वता किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका मनुष्य को के भीतर निभाती है, उसको समायोजित करने में मदद करती है। ये हमने समझने का प्रयास किया। आज हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं को भी जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने द्वारा किए गए अनुसंधानों के आधार पर विकास की अवस्थाएं बताई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कौन से मनोवैज्ञानिक सही हैं और कौन से मनोवैज्ञानिक गलत हैं। हर मनोवैज्ञानिक की अपनी रिसर्च उस समय, काल, परिस्थिति और जिस प्रतिदर्श पर उन्होंने ये अनुसंधान किया है उसके आधार पर उन्होंने अवस्थाएं यहाँ पर प्रकट की हैं। इसलिए हमें मनोवैज्ञानिक के नाम के अनुरूप उनका वर्गीकरण जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार जो प्रश्न पत्र आते हैं उसमें जो पूछा जाता है उसमें भी मनोवैज्ञानिक के नाम से पूछा जाता है कि रॉस के अनुसार, काल्सनिक के अनुसार, सेले के अनुसार ऐसा पूछा जाता है। तो हमको बाकायदा रॉस ने जो वर्गीकरण दिया है उसी को ध्यान में रखते हुए हमें प्रत्युत्तर देना होता है। इसलिए दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों के नाम के साथ इस वर्गीकरण को समझने का हम प्रयास करते हैं। रॉस ने जो विकास की अवस्थाएं बताई हैं वो 4 मुख्य अवस्थाएं हम बताई हैं। यहाँ हम जितनी भी अवस्थाओं की बात कर रहे हैं वो हम कक्षा कक्ष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं और हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो विद्यार्थी विद्यालय में जो है वह 12th क्लास तक का बच्चा है और 12th क्लास का बच्चा यानी कि लगभग 17-18 वर्ष की आयु को वो प्राप्त करता है। अतः हम यहाँ पर किशोरावस्था तक के जितने वर्गीकरण हैं उन्हीं को हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि यह वर्गीकरण आगे भी अन्य जैसे वृद्धावस्था भी है, प्रौढ़ावस्था भी है, उस पर भी बात हो सकती है, लेकिन हमने हमारे इस वर्गीकरण को किशोरावस्था तक ही सीमित रखा है। रॉस एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने 4 पड़ाव बताए हैं। शेषवावस्था, जीरो से मतलब यहाँ जन्म को हमने जीरो कहा है, तो जन्म से 3 वर्ष शेषवावस्था, आरंभिक बाल्यकाल 3 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष। बाल्यकाल को 2 भागों में उन्होंने बांट दिया है, यानी कि 6 वर्ष से बिगिनिंग का जो 3 वर्ष का जो काल है उसको उन्होंने आरंभिक, अर्ली चाइल्डहुड, आरंभिक बाल्यकाल के रूप में उन्होंने यहाँ पर दर्शाया है। उत्तर बाल्यकाल, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष और उसके पश्चात जो किशोरावस्था का काल है वो 12 से 18। इसलिए आसानी से इसको याद रखने की दृष्टि से भी हम देखें तो शेषवावस्था, फिर बाल्यकाल को 2 भागों में और फिर किशोरावस्था। तो 0 से 3, 3 से 6, 6 से 12 और 12 से 18। इसलिए कभी कभी हमें परीक्षा की दृष्टि से इन वर्गीकरणों में कोई भूल न पड़े, इसलिए उनको याद रखने के तरीकों को भी अपने जहन में रखते हुए हमें अध्ययन करना चाहिए। इस पर निश्चित रूप से जो छोटे प्रश्न आते हैं उनमें इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए मित्रों, हमें इस पर भी प्रकाश डालने की आवश्यकता
है। कक्षा कक्ष में हम जब विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हैं तब भी हमें इसी तरह से चर्चा करनी चाहिए ताकि उनका अधिगम परीक्षा की दृष्टि से भी हो सके। ये भी हमारा एक साथ के साथ लक्ष्य चलता है। फिर काल्सनिक एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं और काल्सनिक ही वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने विकास का सबसे बड़ा वर्गीकरण दिया है और बड़ा व्यापक वर्गीकरण काल्सनिक ने हमारे सामने प्रकट किया है। आप इसको ध्यान से समझें। काल्सनिक ये कहते हैं कि बालक का विकास का आरंभ जब उसने अपने माता के गर्भ में स्थान ग्रहण किया तब से आरंभ हो जाता है। जो वो 9 माह का काल है उस काल को भी हमें उतनी ही महत्ता देनी है। उस काल में भी बालक बहुत कुछ अब सीखता है और उसको हम नकार नहीं सकते और वो जो सीखा हुआ है वो जन्म लेने के उपरांत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए काल्सनिक ने जन्म से पूर्व की जो अवस्था यानी कि गर्भाधान काल की जो स्थिति है प्रीनेटल पीरियड, उसे जन्म से पूर्व की अवस्था नाम दिया है। प्रीनेटल पीरियड पहला पड़ाव काल्सनिक ने बताया। फिर बालक जैसे जन्म लिया, उस जन्म लेने की स्थिति में कई मनोवैज्ञानिक एक ही अवस्था बोल देते हैं, शैशवावस्था, जबकि यहाँ पर काल्सनिक कहते हैं शैशवावस्था की भी 3 भाग कर दिए उन्होंने, शैशव, आरंभिक शैशव और उत्तर शैशव। अब शैशव 0 से 1 माह, 1 माह मतलब लगभग 4 सप्ताह होते हैं, है ना। तो जन्म से लेकर लगभग 4 सप्ताह तक की जो अवधि है उस अवधि को न्यूनेटल, अंग्रेजी में न्यूनेटल कहा गया है, उसको उन्होंने शैशव नाम दिया, 4 सप्ताह। फिर आरंभिक शैशव पहले माह से 1 माह पूरा हुआ तो 1 माह से 15 माह, 1 माह से 15 माह, 15 माह का मतलब लगभग 1.25 वर्ष। तो 1.25 वर्ष की जो अवधि है ना, 1 माह से 15 माह की अवधि आरंभिक शैशव। और फिर उत्तर शैशव 15 माह से 30 माह, और 30 माह का मतलब कितना हुआ, 2.5 वर्ष। तो 1.25 साल से 2.5 साल की अवधि उत्तर शैशव। जन्म से 1 माह शैशव, 1 माह से 15 माह आरंभिक शैशव, 15 माह से 30 माह उत्तर शैशव, ये लेट इन्फेंसी। इस तरह से शैशव को भी 3 भागों में, शैशव को 3 भागों में बांटा। फिर बाल्यकाल को भी 3 भागों में बांटा, आरंभिक बाल्यकाल, मध्य बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल। अब आरंभिक बाल्यकाल कहां से शुरू होगा, उत्तर शैशव खत्म कहां हुआ, 2.5 वर्ष पर। तो आरंभिक बाल्यकाल कहां से शुरू होगा, 2.5 वर्ष से। 2.5 वर्ष खत्म होते ही पहला क्षण जो आरंभ हुआ, आरंभिक बाल्यकाल आरंभ हो गया। तो आरंभिक बाल्यकाल 2.5 से 5 वर्ष, मध्य बाल्यकाल 5 से 9 वर्ष और उत्तर बाल्यकाल 9 वर्ष से 12 वर्ष। तो 2.5 से 5, 5 से 9 और 9 से 12, 3 पड़ाव हो गए। कैसे याद रखेंगे, अपने आप में गर्भाधान 1 काल, फिर शैशव के 3, फिर बाल्यकाल के 3 और फिर किशोरावस्था अपने आप में 1। और काल्सनिक ही एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने किशोरावस्था का काल सबसे बड़ा बताया है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था का काल कहाँ समाप्त किया, 18 वर्ष पर, लेकिन काल्सनिक एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने किशोरावस्था का काल 21 वर्ष पे समाप्त किया और उन्होंने कहा कि 12 वर्ष से 21 वर्ष की एक लंबी अवधि किशोरावस्था की अवधि के रूप में जानी जाती है। और किशोरावस्था को फिर 2 भागों में बांटा, पहले 12 से 15 वर्ष आरंभिक किशोरावस्था और 15 से 21 वर्ष उत्तर किशोरावस्था। इस तरह से 12 से 21 वर्ष की एक लंबी अवधि किशोरावस्था के रूप में जानी जाती है। तो काल्सनिक के वर्गीकरण को याद रखने का तरीका, पहले एक सिंगल वर्गीकरण, फिर 3 वर्गीकरण, फिर 3 वर्गीकरण और फिर 1 वर्गीकरण। तो 1 3 3 1, तो इस तरह से याद आपको रह जाएगा। काल्सनिक ने विकास की अवस्थाओं को 8 पड़ावों के रूप में समझाने का प्रयास किया। और कभी कभी परीक्षक मनोविज्ञानी के नाम से पूछते हैं तो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि काल्सनिक का वर्गीकरण अपने आप में बहुत ही विस्तार लिए हुए और व्यापक रूप में है। अब हम समझते हैं हरलॉक, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हरलॉक, जिन्होंने
चाइल्ड डेवलपमेंट पे अपना बहुत बड़ा अनुसंधान किया है और बाल विकास पे बहुत शोध करके अपनी पुस्तक उन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तुत की है और उसी के माध्यम से हम आज भी बालक के विकास को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम विकास की बात करते हैं और हरलोक की चर्चा नहीं करें तो अपने आप में यह भी एक अधूरी बात हो जाएगी। इसलिए हरलोक का वर्गीकरण हम समझने की कोशिश कहते हैं। हरलोक ने भी गर्भाधान काल है इसको इम्पोर्टेंस दी है। जन्म से पूर्व बालक जब माता के गर्भ में स्थान ग्रहण किया, गर्भाधान काल, तो जन्म से पूर्व का जो विकास है, प्रीनेटल पीरियड, वो पहला पड़ाव। फिर नवजात शिशु, यहां उन्होंने जन्म से 2 सप्ताह की बात की, जबकि काल्सनिक ने 4 सप्ताह की बात की थी। तो यहां घरलॉक कहते हैं जन्म से 2 सप्ताह तक जो अवस्था है वो नवजात शिशु, नियोनेटल काल, न्यूबॉर्न काल की अवस्था है। फिर शैशव 2 सप्ताह से 2 वर्ष, वो शैशव काल। और फिर आरंभिक काल, अर्ली चाइल्डहुड, आरंभिक बाल्यकाल, समझ रहे हैं ना। तो वहां जो काल्सनिक ने शैशव काल को 3 भागों में बांटा, हरलॉक ने शैशव काल को 2 भागों में बांटा। काल्सनिक ने बाल्यकाल को भी 3 भागों में बांटा, हरलॉक ने बाल्यकाल को 2 भागों में बांटा। तो ये फर्क है। इस तरह से अगर तुलनात्मक अगर हम समझेंगे और अपने जहन में उसको प्रवेश कराने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भूलेंगे नहीं, समझ रहे हैं ना। तो शिशुवावस्था को 2 भागों में बांटा, नवजात शिशु जन्म से 2 सप्ताह, शैशव 2 सप्ताह से 2 वर्ष, और फिर बाल्यकाल आरंभ हो गया। आरंभिक बाल्यकाल 2 वर्ष से 6 वर्ष, और फिर उत्तर बाल्यकाल 6 वर्ष से 12 वर्ष, है ना। तो बाल्यकाल भी 2 भागों में हो गए। फिर किशोरावस्था आ गई, और किशोरावस्था को कहां तक बनाया, मैंने अभी कहा था साधारणतया बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को 18 वर्ष तक ही बताया था, केवल काल्सनिक ऐसे हैं जिन्होंने 21 वर्ष बताया। तो यहां पर हरलॉक कह रहे हैं किशोरावस्था का काल क्या है, 12 वर्ष से 18 वर्ष। तो इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने जो विकास का जो वर्गीकरण दिया है, उस वर्गीकरण को अगर हम समराइज करें और उसकी एक सारणी रूप में प्रकट करने की कोशिश करें, और भारतीय दृष्टिकोण से भी उसमें हम कुछ सम्मिलित करने का प्रयास करें, तो एक वर्गीकरण हम यहाँ पर सामान्यीकृत रूप से समझ सकते हैं, और जो 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला गर्भाधान काल, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, और फिर किशोरावस्था। तो गर्भाधान काल है, गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था जो है वो 280 दिन की अवस्था है, यानी कि यहाँ 280 दिन की अवधि बताई गई है गर्भाधान से जन्म तक की। फिर शैशवावस्था आ गई। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष और अवधि हुई 5 वर्ष की। फिर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और अवधि हुई 7 वर्ष की। फिर किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष और अवधि हुई यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये पूरे के पूरे 12 वर्ष जैसे ही समाप्त हुआ और बालक 13वें में प्रवेश हुआ, किशोरावस्था आरंभ हो गई। तो ये जो हमने यहाँ पर वर्गीकरण समझने का प्रयास किया है, वह उन सारे मनोवैज्ञानिकों के वर्गीकरण को सम्मिलित करते हुए और भारतीय दृष्टिकोण को समावेश करते हुए हमने यह वर्गीकरण यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। तो इस तरह से ये 7 वर्ष की अवधि किशोरावस्था। तो एक सामान्यीकृत वर्गीकरण हुआ, गर्भाधान काल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इस तरीके से हमने यहाँ पर इस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को जाना, और चूंकि विकास की विभिन्न अवस्थाओं को हम जान रहे हैं, तो हर लोग साथ में कहते हैं कि यहाँ में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण शब्द हमें जानना चाहिए, जिसको कहा गया है गति विकास। कई बार लोग शारीरिक विकास और गति विकास में फर्क नहीं कर पाते। गति विकास किसी बालक के मांसपेशियों का उपयुक्त नियंत्रण और संचालन, उसके जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, उस मस्कुलर कोऑर्डिनेशन का किस तरह से वो इस्तेमाल करता है, वो मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण कैसे करता है, हर लोग कहते हैं विभिन्न मांसपेशियों पर नियंत्रण कैसे करता है, वही गामक विकास है। जबकि शारीरिक विकास तो शरीर के अंगों में अभिवृद्धि की बात करता है, जबकि यह
उसके मांसपेशियों के नियंत्रण और संचालन की बात करता है। ये फ़र्क भी समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो मित्रों, आज की इस पूरी चर्चा में हमने यह जानने का प्रयास किया विकास की पूरी अवस्थाएं क्या हैं, कौन-कौन सी अवस्थाएं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने प्रदर्शित की हैं, और ये सारी, फिर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये सारी अवस्थाएं हर मनोवैज्ञानिक की अपनी खुद के द्वारा किए गए अनुसंधान पर आधारित हैं। जिस काल, समय, परिस्थिति में उन्होंने जो अनुसंधान किए हैं, उन अनुसंधानों के आधार पर यहाँ जो वर्गीकरण दिया है उस रूप में हमने समझने का प्रयास किया है। रॉस ने 4 भागों में बांटा, कार्लसनिक ने 8 भागों में यहाँ पर बांटा, इसी तरह से हरलॉक ने भी यहाँ पर वर्गीकरण जो दिया वो 6 भागों में बांटा। उन्होंने शैशव को 2 भागों में, बाल्यकाल को भी 2 भागों में, जबकि कार्लसनिक ने शैशव को भी 3 में और बाल्यकाल को भी 3 भागों में बांटा था। फिर हमने यह समझने का प्रयास किया कि इन सभी वर्गीकरण को अगर हम जनरलाइज करें, सारांश रूप में देखें, भारतीय दृष्टिकोण को समावेश करें, तो भारतीय दृष्टिकोण की दृष्टि से यह 4 भागों में वर्गीकरण जो दिया गया है, गर्भाधान काल, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि जो अभिवृद्धि होती है, जो उसके साथ साथ बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ एक और विकास साथ साथ चलता है जिसे गामक विकास कहते हैं, और वो मांसपेशियों के नियंत्रण को दर्शाता है। किस तरह से मांसपेशियों का नियंत्रण करते हुए वह उनका संचालन करता है, वो गामक विकास के रूप में आता है। यह हमने जानने का प्रयास किया। निश्चित रूप से विकास की इन विभिन्न अवस्थाओं को हमने यहाँ जो चर्चा की है उसको ध्यान में रखते हुए कक्ष में जब आपके सम्मुख बालक उपस्थित होगा तो उस बालक के व्यक्तित्व के भिन्न आयामों में, जिसमें शारीरिक विकास के आयामों को जब आप देखेंगे, अवलोकन करेंगे, तो ये जो आपका ज्ञान है, जो आपने अपने भीतर अर्जित किया है, उसका समावेश हम उसको समझने में कर पाएंगे और उसके साथ उचित व्यवहार करने में कर पाएंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।